नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। आज से आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो गई है। जीएस फाउंडेशन कोर्स जो है वो शुरू हो गया है और इसका आज क्या था, ओपन सेमिनार था। आप चाहें अगर ये ओपन सेमिनार देखना तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप ये सेमिनार देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज 30 मई है और आज जो है इसका सेमिनार हो गया है और ये क्लासेस आपकी शाम को 6:30 बजे हुआ करेंगी। इसमें आपको लाइव कोर्सेज और ऑफलाइन बैचेस भी उपलब्ध रहेंगे और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9555124124 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए देखिए क्या है ये पुरस्कार। पहले देखते हैं इसमें किसको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो टॉम ऑफ सेंड, एक टॉम ऑफ सेंड है, यह पुरस्कार प्राप्त हिंदी से अनुवादित पहला उपन्यास है। तो ये क्या है, एक उपन्यास है, ठीक है। तो यह पुरस्कार प्राप्त हिंदी से अनुवादित, किससे अनुवादित, हिंदी से इसको ट्रांसलेट किया गया, तब इसका क्या नाम है, टॉम ऑफ सेंड, हिंदी से अनुवादित पहला उपन्यास है। ये पूरी तरह से करेक्ट है, ठीक है। आप करंट में जुड़े हुए होंगे तो अभी काफी चर्चा में ये बना हुआ है। दूसरा देखिए, ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय भाषा में लिखी गई पुस्तक या उपन्यास को प्रदान किया जाता है। ऊपर क्या बताया गया था कि भाई इसमें क्या कह रहा है कि हिंदी से अनुवादित, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेजी में इसका जो है वो अनुवाद किया गया हो और यूके यानी कि ब्रिटेन या फिर हम देखते हैं कि आयरलैंड में जो है इसको प्रकाशित किया गया हो। क्लियर है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है, करेक्ट है एकदम से। इसके बाद सलमान रुश्दी बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले लेखक हैं। देखिए ऐसे जब पुरस्कार वगैरह दिए गए हों तो ध्यान रखना होता है इस पुरस्कार में किसको क्या दिया गया है, किसके लिए इसको पुरस्कार दिया गया है, उपन्यास के लिए, किसी किताब के लिए, किस चीज़ के लिए इसमें जो है पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर पहले किसके, भारतीय मूल के पहले लेखक कौन है, सलमान रुश्दी नहीं, बल्कि ये बुकर पुरस्कार आप देखेंगे कि वी.एस. नायपॉल को दिया गया है। किसको, वी.एस. नायपॉल को ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो देख लीजिए इसमें ऊपर के दोनों कथन ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों कथन इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न कह रहा है कि समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आइए पहला कथन क्या कह रहा है इसके संदर्भ में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहा है। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार इसे लागू करने का दायित्व केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। यहाँ पर देखिए अगर आपको ये पता रहेगा कि समान नागरिक संहिता होता क्या है तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इसे कौन कौन लागू करता है और ऐसा क्यों है। देखिए इससे क्या होता है, पहले आप ये समझिए जो समान नागरिक संहिता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। अभी आप लिंक करेंगे इसको, आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए कि क्या होता है, इसमें देश के प्रत्येक नागरिक के लिए केवल एक समान जो है वो कानून होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या जाति का ही क्यों ना हो। या हम देख सकते हैं जो नागरिक, ये समान नागरिक जो संहिता है उसमें क्या होता है, शादी हो गया, तलाक हो गया या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अगर बंटवारे की बात आती है तो इन सभी के लिए क्या होता है, जो समान धर्म के लिए भी एक ही कानून इसमें लाया जाता है। तो सभी के लिए क्या होता है, एक ही कानून होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो। क्लियर हो गया है। चलिए अब कह रहा है कि देखिए नीति निर्देशक तत्व, ये तो पता चल गया भाई, मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, आर्टिकल किसके, आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। यदि आपको पता होगा कि आर्टिकल 44 किस में आता है, किसके लिए है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है ना ये। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे ही चीज़ों को लिंक करना है। अगर आपको ये पता रहेगा तो ये कथन आप करेक्ट करने में जो है वो सक्षम रहेंगे। अगर ये ठीक हुआ तो यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये तो ठीक है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार इसे लागू करने के लिए केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल राज्य सरकारों का ही दायित्व नहीं होता बल्कि इसमें केंद्र सरकार का भी दायित्व होता है। तो दोनों, केंद्र और राज्य दोनों को जो है लागू करने का इसमें दायित्व उनके पास होता है। क्लियर हो गया है। सिर्फ राज्य सरकार का नहीं होता, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने, ध्यान दीजिएगा, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इससे संबंधित मुद्दों के समग्र अध्ययन हेतु वर्ष 2016 में विधि आयोग का गठन किया था। तो ध्यान रखिएगा,
जब ये समान नागरिक संहिता के बारे में बोला जाए तो ये कथन पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है गोवा इसे लागू करने वाला पहला राज्य है। देखिए इसमें संहिता की इसकी बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर पूछा जाए तो पहला राज्य कौन सा है जिसने इसको लागू किया है, तो गोवा है। ध्यान दीजिएगा, गोवा इसे लागू करने वाला पहला राज्य हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो देख लीजिए दूसरा और तीसरा कथन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए यहाँ पर हमें क्या देखना है कि क्या कह रहा है कि पहला कथन क्या है इसका, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित यह आवासन एवं शहरी मंत्रालय, आवासन एवं शहरी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है भाई, किसके अंतर्गत कार्य करता है, इस मंत्रालय के अंतर्गत। ऊपर क्या कह रहा है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है, तो ये कथन हमारा पूरी तरह से करेक्ट है, इसी मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग जो है वो कार्य करता है। इसका गठन कब हुआ, देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। अब देखिए यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी का नाम आया तो हमें पता होना चाहिए किस सन की बात कर रहा है, तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसका जो है वो गठन किया गया था। ये पूरी तरह से करेक्ट है कथन हमारा, क्लियर हो रहा है ना। तीसरा कह रहा है ये वर्ष 1982 के एशियाई और वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ हेतु स्टेडियम निर्माण में शामिल था। तो यहाँ पर ये देखेंगे, अगर आप इसके बारे में जानते होंगे इस विभाग के बारे में, तो यहाँ पर एक कथन पूरी तरह से इसको फुलफिल करता है कि 1982 में जो एशियाई गेम्स हुए थे, फिर हम देखते हैं 2010 में जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो उनके लिए क्या किया है, ये बुनियादी ढांचे और स्टेडियम वगैरह निर्माण करना इस विभाग के अंतर्गत ये शामिल था। तो ये कथन पूरी तरह से करेक्ट है, यानी कि तीनों कथन करेक्ट है। क्या पूछ रहे हैं कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 किसके बारे में पूछ रहा है, ये एक्ट जो था 1985 यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर कथन दिए गए हैं। तो चलिए पहला कथन क्या है कि ये भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग, उसके मिसयूज और मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करता है। ठीक है, भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग, यहाँ पर मतलब ड्रग्स वगैरह की बातें की जा रही हैं, और मादक पदार्थों की तस्करी को जो है वो नियंत्रित करता है। पूरी तरह से करेक्ट है, ये एक्ट इसी के पर्पज से लाया गया था। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, इसके तहत, इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा अधिकृत औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों को, ध्यान दीजिए, अधिकृत औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों की खेती, उसका निर्माण और परिवहन तथा आयात निर्यात निषिद्ध होता है। समझ आ रहा है ये सारी चीजें। देखिए बहुत जेनरिक सा सेंटेंस है, इसमें क्या बताया गया कि अब देखिए कोई एक्ट लाया गया, अब कह रहा है पहले इसमें कथन में कि उसकी तस्करी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई ये इलीगल होगा इस तरह से इसका जो है उपयोग करना या इस तरह की खेती करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर वही कहा गया है कि इन दो चीज़ों को छोड़ के ये जो नशीले पदार्थ या मनोदैहिक पदार्थ हैं उनकी खेती, निर्माण और परिवहन और आयात निर्यात करना निषिद्ध है। केवल कौन कौन किस चीज़ के लिए किया जा सकता है, अधिकृत औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों को के अलावा इसको ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये कथन पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48, ध्यान दीजिएगा, 48 राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थों तथा दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है, डायरेक्शंस देता है। लेकिन ध्यान दीजिए ये सब जो चीजें हैं ना वो पूरी तरह से करेक्ट है इस प्रश्न के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल आपका 47 आएगा ना कि 48। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको पता चल गई। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ये पता चल गया कि भाई ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यहाँ पर 47 आर्टिकल दिया गया है ना, तो देखिए इस तरह से डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आपको डीपीएसपी से मिल सकते हैं, तो उनको अच्छे से खंगालिए, पढ़िए, यहाँ पर आपको अच्छे से बेहतर चीजें समझ आ सकेंगी। और बाकी का ये एक्ट के संदर्भ में जो भी तीनों कथन है वो पूरी तरह से करेक्ट है। पूछ रहे हैं उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों करेक्ट है। ठीक है, ये रही इसकी व्याख्या। देखिए अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही है, अभी मैंने बताया। चलिए अंतिम प्रश्न क्या कहता है आज का, हाल ही में सेला मैकॉक
नामक एक बंदर की प्रजाति, एक बंदर की नई प्रजाति जो है वो खोजी गई है। किसकी? बंदर की एक नई प्रजाति का नाम क्या है? ध्यान दीजिए, सेला मैकॉक। सेला मैकॉक। अब आप सोचिए ये इसका नाम सेला कैसे पड़ा? सेला क्यों? ऐसा क्या है, कहाँ पर है जिसका नाम सेला दिया गया? देखिए इसका उत्तर मैं बता देती हूँ पहले। इसका जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला एक बंदर की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? सेला मैकॉक है। अब इसका नाम देखिए कैसे पड़ा, एक सेला दर्रा है, ठीक है, इसके नाम पे इसका नाम पड़ा सेला मैकॉक। तो ये जो सेला दर्रा है वो पश्चिम अरुणाचल प्रदेश में दिरांग और तथा तवांग के शहरों के बीच स्थित एक दर्रा है। कौन सा? ये जो सेला दर्रा है वो कहाँ पर है? पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में दिरांग तथा तवांग शहरों के बीच स्थित एक दर्रा है। क्लियर हो गया है? चलिए, तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या था? अरुणाचल प्रदेश। वही की बात की जा रही है ना यहाँ पर। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। व्याख्या में देखिए वही सब चीज़ें हैं कि अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई एक नई प्रजाति है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं, जो नई प्रजातियां वगैरह खोजी गई हैं उनको नज़र में रखिए, उनसे जो है करंट से जुड़े रहिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सी प्रजाति है जो नई अभी पाई गई है और किस प्रदेश में पाई गई है। उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और आपसे मैं कल वापस मिलूंगी। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए और चलिए हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।